हेलो, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑफिसर एकेडमी। ओके, आप इसको विजिट करेंगे, देखेंगे आपको मैंने किस तरीके से द हिंदू को रीड करना स्टार्ट कराया है। और जो मुझसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है ना, उनके लिए देखिए उन्होंने थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें देखी होंगी, ये झलक देखी होगी थोड़ी सी कि पीसी सर बोलते हैं प्रीलिम्स करंट को। ठीक है, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, चाहे उनका यूपीएससी या फिर मान लीजिए एसएससी हो, या फिर आप कह सकते हैं स्टेट पीसीएस हो। और हालांकि मेरा लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ है, बट मैं इसको टोटली आपको जो भी कंटेंट मैं देता हूँ उसको मैं हिंदी में बोल के ही प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये आपका फिल्टर कंटेंट है जो आपका पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, ओके, और एंड द हिंदू न्यूज़, इन सब से लिया गया कंटेंट है। और मुझे लगा है कि ये आपका टॉपिक जो है सिलेबस से रिलेटिव है, तभी मैंने इसको यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे आई थिंक 20 पेज के समथिंग होगा, जिसमें जो चीज़ें पिछले 10 तारीख से लेके आपकी 16 जुलाई तक जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं, जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटिव हैं, जिसको हमें पढ़ना ही चाहिए, वेरी रिकमेंडेड टॉपिक हैं, चाहे यूपीएससी का है, चाहे स्टेट पीसीएस का है, या फिर आप कह सकते हैं आपका एसएससी का है, उन्हीं टॉपिकों को मैंने यहाँ पे उठाने की कोशिश की है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप सीरीज़ को देखें, ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। आई एम श्योर कि जब आप वीकली करंट अफेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव कंटेंट है जो आपके काम आएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 10 जुलाई का हम करंट अफेयर, मात्र 2 पेजों में हम 10 जुलाई का, इसी तरीके से 11 जुलाई का, इसी तरीके से 12 जुलाई का, इसी तरीके से हम सीरीज में चलते हुए 16 जुलाई तक इसको एंड कर देंगे। ओके, उसके बाद जो भी आपकी मैपिंग यानी कि जो भी आपकी लोकेशन न्यूज़ में रही है उन लोकेशन को भी हम देखेंगे, बाई न्यूमोनिक देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम 10 जुलाई 2023 वाला जो भी हमारा फिल्टर कंटेंट है वो है पहली। यहाँ गारो ट्राइब बहुत न्यूज़ में थी। एक्चुअली में क्या था, गारो ट्राइब्स ने ना क्या किया था कि जो यूसीसी कोड है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके अगेंस्ट में ये लोग उतरे थे। ठीक है, और ओरान ट्राइब्स, ये 2 ट्राइब्स थी, और ये दोनों ट्राइब्स एक्चुअली में उसी के अगेंस्ट में आई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के में। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, जो हमारे काम आएगा वो चीज़ हम देख रहे हैं। गारो ट्राइब्स ये कहाँ मिलती है हमें, वेट, तो गारो ट्राइब देखते हैं हम, ये मिलेगी हमें लोकेशन इसकी मेनली मेघालय एंड नागालैंड। पहले तो आपको लोकेशन याद कर लेनी है कि भाई लोकेशन क्या है इसकी, मेघालय एंड नागालैंड। ठीक, उसके बाद इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट भी हैं, जैसे असम है और वेस्ट बंगाल है, 2 डिस्ट्रिक्ट आपके और भी हैं, असम और वेस्ट बंगाल। उसके बाद मेन जो है वो मेघालय और नागालैंड है। फैमिली इसकी कैसी है, तिब्बतन बर्मन फैमिली है, किसकी, गारो की। उसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी, इनकी सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी देख लेते हैं हम। सोसाइटी जो है आपकी मैट्रियन का मतलब है जहाँ पे वुमेन हायर पोजीशन पे होती हैं, और पैट्रियचियल का मतलब होता है जहाँ पे पुरुष प्रधान की बात की जाती है, यानी कि पुरुष जहाँ पर ऊपर पोस्ट पे होते हैं, यानी कि ऊपर इनका स्टेटस होता है, यू कैन से दैट। सो मैट्रियल थे गारो ट्राइबर्स की हम बात करते हैं, तो ये मैट्रियल है, नॉट ए पैट्रियल। तो पैट्रिचियल आपको क्लियर करना है, पैट्रिचियल ना होकर ये मैट्रिचियल है। क्लियर कट है यहाँ तक, आगे चलते हैं। फिर हम ऑक्यूपेशन क्या है इनकी, ये झूम कल्टीवेशन करते हैं, और फेस्टिवल इनका कौन सा है, बंगाला। यहाँ तक आपको इतना याद कर लेना है गारो ट्राइब्स में क्या क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। फैमिली तिब्बत बर्मन है इनकी। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे हमारी, फिर हमें एक मिली थी, एक डिजीज़ मिली थी जिसका नाम था नेंगलियर फेवलरी। नेंगलियर फेवलरी एक्चुअली में ये डिजीज़ थी, और ये आपकी फाउंड हो रही थी वार्म फ्रेश वाटर, या जैसे आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो स्विमिंग पूल में भी इस टाइप की डिजीज़ आपको हो सकती है, मे बी पॉसिबल। सो इट्स ए स्विमिंग पूल में। उसके बाद आप देख रहे हैं वार्म फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट सच एज लेक, यहाँ पर भी आपको ये वाली बीमारी मिल सकती है, कौन सी, नेंगलियर फेवलरी। अच्छा, ये सीन किसके द्वारा आप इसे सीन कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा ओनली। आप ऐसे नहीं देख सकते, न्यूड अक्सर आप नहीं देख सकते ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम, डिस्कवर इसको कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में 1965 में। ठीक, तो आपको ये डिजीज़ डेफिनेटली आपको देख के चलनी है कि कौन सी डिजीज़ न्यूज़ में रही है पिछले सप्ताह, वो रही है आपकी नेंगलियर फेवलरी। देखिए मैं आपको बिल्कुल श्योर कर रहा हूँ, डेम श्योर कि आप अगर इन पेजों को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप जब मैगजीन पढ़ेंगे, चाहे वो विजन की हो चाहे किसी की भी मैगजीन पढ़ेंगे, तो आपको ये लगेगा कि सर ने बहुत कुछ करा दिया इस मैगजीन में, हमारे लिए ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। और बहुत स्पीड से आप उसको शायद आई थिंक 3 या 4 घंटे में आप उसको पूरी मैगजीन को रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली फिनिश बाई दी वीकली सेशन ऑफ करंट अफेयर। सो
आगे देखते हैं, फिर हमें एक वोल्केनो मिला था जिसका नाम था उबिनास वोल्केनो। उबिनास वोल्केनो, ये देखिए वोल्केनो, वोल्केनो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम। सो इसमें से सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा था वो उबिनास था। एक्चुअली में हमसे लोकेशन पूछी जाएगी, वो कहाँ पर था, पेरू में, ठीक है, और ये एक्टिव वोल्केनो है, ठीक। आगे चलते हैं, फिर हम वोल्केनो हमें याद करना था इसमें। फिर हमें ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये मैंने आपको कराया था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया था अपने द हिंदू न्यूज़पेपर में। देखिए जो भी स्टूडेंट इस सीरीज़ को नई बार देख रहे हैं वो एक बार मेरी ऑफिशियल जो चैनल है उस पर आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं द हिंदू को किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको अदर बातें नहीं बताता हूँ। लोग क्या करते हैं ना कि हालांकि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो क्या करते हैं फ्रंट पेज लगाया उन्होंने, उसके बाद पूरा टोटल वो अपनी तरफ से छापते हैं, उनका पेपर से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ मैं आपको वो फिल्टर कंटेंट दूंगा जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सॉरी इसके लिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये इंडेक्स से रिलेटिव है। इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करती है इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस, जिसको आईईपी। पहले तो आपको रिलीज पता करना है कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, इंडिया की रैंक कितनी है? 126 रैंक है, और सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री अगर कोई है तो वो कौन सा है? आइसलैंड। देखिए हम बात करते हैं कि हम बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं, हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, पर अपना प्यारा भारत बहुत बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। बट ये जब ऐसे इंडेक्स आते हैं तो उसमें हम बहुत पीछे चले जाते हैं, जबकि अपने जो नेबरिंग कंट्री है ना वो भी हमसे ऊपर है। तो ये यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना था, इसको रिलीज़ कौन करता है? इंडिया की रैंक आप जो भी एसएससी वाले उसको जरूर देखेंगे क्या है, 126 है। उसके बाद जो यूपीएससी को लोग देख रहे हैं उनको बस इतना पता होना चाहिए कि आइसलैंड पीसफुल है। उसके बाद रिलीज़ कौन करता है, बस दैट्स इट। रैंक नहीं पूछी जाती यूपीएससी में। आगे आ जाते हैं हम गावी। अब देखिए यहाँ से सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाएगा व्हाट इज ए गावी। गावी क्या है? तो गावी एक्चुअली में उसमें ऑप्शन में दे दिया आपका पोलियो है, मलेरिया है, या फिर मान लीजिए आपका डेंगू है, या फिर मान लीजिए कुछ और बीमारी है। तो गावी एक्चुअली में एक वैक्सीन है जो मलेरिया में काम आती है, बस इतना याद रखना। उसके बाद कुछ नहीं याद रखना है इसमें, ठीक। फिल्टर कंटेंट, टोटल फिल्टर कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखते हैं फिर हमारे पास वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, यानी कि VRR। ये एक्चुअली में टर्म है। अब जब टर्मोलॉजी वाले क्वेश्चंस बनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका आंसर क्या होगा। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, ये एक्चुअली में क्या है ना, सब डिवीजन है किसका? रिवर्स रेपो रेट का। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखिए मैं बताऊँ। एक होती है आपकी RR रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं वो आपकी RBI से, जैसे मान लीजिए कि आप कॉमर्शियल बैंक है और मैं RBI हूँ, ठीक है। तो आपको पैसे की कुछ ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, मेरे पास आएंगे, मैं उसके बदले आपसे इंटरेस्ट लूँगा। बट जस्ट अपोजिट कर दें। अब मान लीजिए आप RBI हो गए और मैं कॉमर्शियल बैंक हो गया। अब RBI की जगह आपने क्या किया कि अब आप कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? RRR। अच्छा, अब इसी का ये सब डिवीजन है, वो क्या है? BRR। हालांकि इकोनॉमी सीरीज में हम इसको और क्लियर करके चलेंगे, काफ़ी चीज टर्म होते हैं, RRR, RRR, CRR। ओके, इन टर्म को हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। अभी हमें सिर्फ करंट को देखना है। उसके बाद व्हाट्स वर्क, ये क्या करते हैं? सक आउट करती है सरप्लस लिक्विडिटी। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई है, सरप्लस लिक्विडिटी हो गई है, और उसको अगर सक आउट करना है तो हमारी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ये काम आएगी। यानी कि लिक्विडिटी को, जो सरप्लस लिक्विडिटी है उसको सक आउट करने के लिए। और ये एक्चुअली में सब डिवीजन है किसका? RRR का। क्लियर कट यहाँ तक। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, PGI। देखिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, हिंदू में इसके 3-4 आर्टिकल में, इंडियन एक्सप्रेस में एंड PIB में इसको दिया गया था। ये इसको रिलीज़ कौन करता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ग्रेड कितनी होती है इसमें? 10। ये हमारे वनडे एग्जाम में काम आएगा। और वेयर हाइट्स की बात करेंगे, देखिए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है उसे हम दक्ष, और सबसे ज़्यादा लोएस्ट होता है उसे हम आकांक्षी। ये दो तो बड़ा आपको याद रखने हैं वनडे एग्जाम के लिए, दक्ष और आकांक्षी, ठीक है। उसके बाद ग्रेड 10 होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। अब इसके 6 डोमेन होते हैं, वो डोमेन देख लेंगे किस डोमेन से हम इसको मैपिंग करते हैं इसकी, या मेजरमेंट करते हैं किसका? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का। तो सबसे पहले हमें मिलता है लर्निंग आउटकम फर्स्ट। सेकंड मिलता है हमें एक्सेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि लर्निंग आउटकम का मतलब है कि आपने कितना सीखा, लर्न कितना किया, आपका आउटकम कितना निकल के आया। और दूसरा है हमारा एक्सेस ऑफ एजुकेशन, हम किस तरीके की एजुकेशन को एक्सेस करा रहे हैं, ठीक है। तीसरा है हमारे पास जैसे स्कूल की बिल्डिंग है या वो है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर हम चौथा डोमेन देखते हैं कि इक्विटी क्या है। इक्विटी का मतलब है जहाँ शेड्यूल्ड ST एंड OBC में कोई ऐसा तो नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, वहाँ पे इक्विटी होनी चाहिए। यू कैन क्लियर, इट्स अ डोमेन ऑफ द PGI। उसके बाद एकदम देखते हैं गवर्नेंस की प्रोसेस क्या है, और टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग, यानी कि गवर्नर ने क्या प्रोसेस किया,
एजुकेशन सेक्टर में गवर्नेंस के ने क्या प्रोसेस किया, और टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग। और जो टीचर, ऐसी बात नहीं है कि टीचर आप बन गए तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट में क्या होता है कि टीचर बनने के बाद भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो निपुण की हो, चाहे वो निष्ठा की हो, या अदर और भी मंथली बेसिस पर ट्रेनिंग चलती हैं, तो उन पे टीचरों को बराबर ये देखा जाता है कि इनकी नॉलेज इन्हांस हो और ये अच्छी तरीके से बच्चों को सिखाएं बाई द एक्टिविटी एंड बाई द क्रिएटिविटी। सो इट्स ए क्लियर कट, इट्स ए 6 डोमेन, वेरी वेरी सिंपल। लर्निंग आउटकम, एक्सेस ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटी एंड इक्विटी एंड गवर्नेंस प्रोसेस एंड टीचर एजुकेशन। ओके, अच्छा सॉरी, इक्वेशन नहीं है, एजुकेशन है एंड ट्रेनिंग। क्लियर है, बहुत सिंपल है। 6 डोमेन आप देख लेंगे। एक डोमेन अगर ये क्वेश्चन बनेगा ना तो ओनली पेयर 1 ओनली पेयर 2 में जाएगा, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। आगे देखते हैं फिर हम। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। स्पेशलाइज एजेंसी UN, ठीक है। अब देखिए IMO लंदन में हेडक्वार्टर है, स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी? UN की। अच्छा, इसके एम क्या है? एम देख लेते हैं हम। एम है इम्प्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग, प्रिवेंट पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप। देखिए कुल मिला के आप सीधी सी बात है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है तो ये क्या करेगा कि जो भी शिप में पॉल्यूशन होता है उसको भी प्रिवेंट करेगा, उसके बाद सेफ्टी की भी बात करेगा, सिक्योरिटी की भी बात करेगा। इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, बस इतना पता करना है आपको, इंडिया इज अ मेंबर, बस क्लियर कट यहाँ तक, ठीक। अब हमने 10 के अपना कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं फिर हम 11 जुलाई में आ जाओ। अब हमें मिला था सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट साइट मिली थी हमें, वो थी साइट पोरपन्ना कोट्टई। पोरपन्ना कोट्टई साइट एक्चुअली में क्या है, तमिलनाडु में मिली, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए साइट, ये आपका आर्ट एंड कल्चर वाला हो गया, और आर्ट एंड कल्चर वाला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक साइट आपकी बनती है। फाउंड, इसमें देखिए क्या क्या मिला था, गोल्ड स्टड मिला था, और एक बोन पॉइंट मिला था, कार्नेलियन मिला था, ठीक है। और एज किसकी बात है, ये संगम एज की, ठीक है, संगम एज की बात है ये पोरना कोट्टई साइट, ठीक है। और इसमें आपको ये याद रख पाए तो ठीक है, अदरवाइज वनडे एग्जाम में तो आपको याद रखना है कि भाई गोल्ड स्टड मिला था, वहाँ बोन पॉइंट मिला था, कार्नियल मिला था, कहाँ पर? पोरना कोट्टई साइट, जो कि तमिलनाडु में मिली थी, और ये संगम एज की है। बस आगे चलते हैं फिर हमें मिला था लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस। एक्चुअली में ये क्या है, ये टेक्सटाइल है, और इसको GI टैग 2010 में मिला था, कहाँ पे? कर्नाटका में। तो बस इतना याद रखना है, लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस, एक्चुअली में ये टेक्सटाइल है, और इसको GI टैग मिल चुका है, कहाँ पर? कर्नाटका में, दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं हम क्लॉथ्स क्या है, व्हाट से क्लॉथ्स क्या है। अब देखिए ऑप्शन बनेगा आपका कि व्हाट से क्लॉथ्स, जैसे प्रोटीन दे दिया आपको, विटामिन दे दिया, उसके बाद आपका कुछ और दे दिया है ना, स्टार्च दे दिया, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको पता ही नहीं क्लोथो क्या है, व्हाट इज क्लोथो एक्चुअली में क्या है? प्रोटीन है ये। व्हाट इज, ये प्रोटीन है, और ये लॉन्ग वेटिक फैक्टर प्रोटीन है। ट्रीटमेंट इसका न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, किसके लिए? देखिए न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के लिए इसका ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, किसका? क्लोथोप्रोटीन का। और नोट डेक्लाइन इन अवर बॉडी विद टाइम, हमारी बॉडी समय के साथ क्या होती जाती है? डेक्लाइन होती जाती है, उस टाइम में क्लोथोप्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है कैंडिडा ऑरिस। एक्चुअली में ये भी एक डिजीज है। अच्छा, इसमें ये क्या है? अब कैंडिडा ऑरिस डिजीज तो है, ये क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, पहले भाई साहब मैं फिर क्लियर कर दूं दोस्तों, आपको क्या करना है ना, जब भी आप करंट पढ़ें तो पहले आप ये पता कर लें एक्चुअली व्हाट इज, वाई वी रीड, है ना, ये है क्या, व्हाट इज, ये फंगस है, बैक्टीरिया है, या फिर मान लीजिए प्रोटोजोआ है, या फिर आपका कुछ और है। तो ये एक कैंडिडा ऑरिस एक्चुअली में फंगस है, और दैट ग्रो इन द ईस्ट में भी ये ग्रो होता है। उसके बाद आ जाते हैं फिर मिलता है हमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि ODOP स्कीम, ये स्कीम के थ्रू आ जाएगा। अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं DPIIT। क्लियर है यहाँ तक? एंड अंडर मिनिस्ट्री कौन सी थी? कॉमर्स। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी और DPIIT ने इसको लॉन्च किया। देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए कि आगरा का पेठा फेमस है, और मान लीजिए तुम्हारा कोई और डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं हम, जैसे फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में आप देख लेते हैं चूड़ियाँ फेमस है। तो क्या है ना कि ये जो प्रोडक्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट हैं, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी पता चले कि फलाने डिस्ट्रिक्ट में ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कुछ फॉरेनर आते हैं तो उनको, अभी देखा एक कहीं जगह विजिट कराया गया था उनको, फॉरेनर को, कि भाई देखिए हमारे यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये चीज़ें फेमस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे हमने ये वाला स्कीम बनाई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और फर्स्ट लॉन्च की गई थी ये यूपी में 2018 में, आफ्टर ऑल डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले ये यूपी में। अब यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम फर्स्ट वाज लॉन्च इन उत्तराखंड, गलत हो गया आपका, नहीं भाई यूपी में, देन अदर डिस्ट्रिक्ट, ओके।
आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है। ये आपका है GCRG। एक्चुअली में ये सेटअप, इसको यूएन सेक्रेटरी जनरल UNSG ने इसको सेटअप किया। इंडिया इसका मेंबर है। एड्रेस की बात करेंगे तो क्राइसिस, ये देखिए क्या 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 एड्रेस करता है ये बताता है। देखिए अगर क्राइसिस है फूड का या सिक्योरिटी का या एनर्जी का, अगर इन चीज़ों को एड्रेस करता है, एड्रेस करने का मतलब बताता है ये ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप। आप समझ रहे हो ना क्राइसिस वाले ग्रुप को, तो जैसे आपका फूड का है, सिक्योरिटी का है, एनर्जी का है, हेल्प करता है ये वल्नरेबल कंट्री को, यानी कि जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं संवेदनशील सेंसिटिव कंट्री हैं, उनको ये हेल्प करता है और बताता है कि भाई फूड क्राइसिस है या सिक्योरिटी क्राइसिस है या एनर्जी क्राइसिस है, इंडिया मेंबर है इसका। अभी तक हमने जितनी भी बॉडियाँ पढ़ी हैं, इंडिया सभी का मेंबर है। और हम जब यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया मेंबर है या नहीं है, या फिर मान लीजिए अदर चीज़ भी हम कर रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें यही नहीं पता होता कि भाई इंडिया मेंबर है या नहीं मेंबर है, ठीक है। तो उसमें हमें इंडिया मेंबर है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि WRI ये भी एक बॉडी है। अब हम आ गए 11 वाली में, इसका हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC में, ठीक। और स्टेबलाइज कब हुई? 1997 में, टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर एंड टू स्टेबलाइज द क्लाइमेट एंड बिल्ड मोर रेजिलेंस कंट्री। ये इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है, रिस्टोर करता है किसको? नेचर को, और स्टेबलाइज करता है क्लाइमेट एंड बिल्ड मोर रेजिलेंस कंट्री। इंडिया इसका पार्ट है, अभी तक इंडिया सारी चीज़ों का पार्ट है, चाहे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हो, IMO हो या कुछ भी हो। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन। ये एक्चुअली में टर्म है, टर्म देख लेते हैं हम भाई क्या था। ये न्यूज़ में जो भी आपका PIB, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, या फिर आप इवन यू कैन से दैट किसी भी साइड पे जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं, वो चाहे टर्मोलॉजी वाली हो, चाहे साइट्स वाली हो, चाहे रिवर वाली, मैंने सारी चीज़ें उठाने की यहाँ पे पुट करने की कोशिश की है और एक फ़िल्टर कंटेंट आपको देने की पूरी कोशिश की है। तो और ये है आपका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इसमें देखिए व्हाट इज रेन होती है, स्नो और अदर प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस वेयर मोस्ट एयर लिफ्टेड ओवर द माउंटेन रेंज। ये सारी चीज़ें कहाँ? माउंटेन रेंज से ऊपर होती हैं, तो इसको हिंदी में आई थिंक भौगोलिक वर्षा बोल सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ होंगी? माउंटेन से ऊपर होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट हमारा टर्म आया, वो है हमारा रिवर। अभी आपने क्या था, दिल्ली में देखा था कि यमुना का जलस्तर बढ़ गया, 60 इंच तक चला गया है ना, 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सॉरी। उसमें 208.13 कुछ वाटर लेवल उसका बढ़ गया था, और 208.13 का मतलब है फर्स्ट टाइम आई थिंक 1963 में कहीं 205 पॉइंट कुछ था, 205 पॉइंट दशमलव कुछ था, बट इस बार 208 दशमलव कुछ और, तो वो बहुत ज़्यादा एबव हो गया। इसलिए यमुना को हमें पढ़ना, देखिए आप न्यूज़ देखेंगे ना मेरी, तो जो मैंने द हिंदू एनालिसिस करा है, बिल्कुल आपका पॉइंट टू पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि ये आपका रिलेटिव है। मुझे क्या लग रहा है कि जो क्वेश्चन आए हैं आपके, उन्हीं चीज़ों को मैंने देख के आपको इस लेवल तक का कंटेंट देने की कोशिश की है। अब उसमें मैंने आपको एक मैप दिया था, उस मैप को मैंने बताया था कि आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना, और मैंने न्यूमेरिक के थ्रू उसको याद कराने की भी कोशिश की थी, ठीक है। तो आप एक बार वो वीडियो मेरी जरूर देख लेंगे। यमुना ट्राइब्यूटरीज की बात करते हैं तो लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज कौन सी है इसकी? ट्राइब्यूटरीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है, और ये यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगी। अच्छा, अब इसमें देखिए हिंडौन, टॉन्स, हनुमान गंगा और आपका ससुर खदरी, ये आपकी लेफ्ट ट्राइब्यूटरी हैं, किसकी? यमुना की। राइट ट्राइब्यूटरी में गिरी और उसके बाद आपका हो गया ये बगैन, चंबल, बेतुर, केन और यहाँ पर आपका सिंध, ठीक है। तो ये आपकी राइट ट्राइब्यूटरी हो गई, तो इनको एक बार देख लेंगे अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं फिर हम, और इम्पोर्टेंट रिवर हमारी एक और थी, वो थी ब्यास रिवर। ये कहाँ से निकलती है? रोहतिंग पास से। अब थोड़ा सा न्यूमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं, ब्यास यानी कि भ्यास कहाँ हो गई? सिर में, किसके? रोहित के, यहाँ से याद कर सकते हैं, ओके। इसकी ट्राइब्यूटरीज आप देख रहे हैं, बैन, बाणगंगा, बैनर, चक्की, गंज, हरला, ममोनी, पार्वती, ये क्या है? इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, किसकी? ब्यास रिवर्स की, ठीक है। स्टेट की बात करेंगे तो ये पासेस थ्रू दी हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। स्टेट PCS में और SSC में ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई ये बताइए आप कि ब्यास रिवर कहाँ से पासेस होती है, नहीं पता। यही तो मैं कह रहा था ना कि इसलिए मैंने इसका मैप दिया था कि आपको रिवर देख लेनी है। हालांकि मैं और मुझे कई रिवर दिखेंगी, जब भी मैं द हिंदू न्यूज़पेपर कराऊंगा तो डेफिनेटली मैं एक बार उस मैप को और लेके आऊँगा, जिससे कि वो मैप आपको और याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक ब्यास रिवर हो गई। आगे देखते हैं हम, पलामू टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। ये आपका टाइगर है, टाइगर आपका एक टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक आपका ये समझ लीजिए कि एवरी ईयर, आई थिंक एवरी ईयर रिकमेंडेड टॉपिक ऑफ ऑल एग्जाम,
ऑफ यूपीएससी ऑल एग्जाम। सो लोकेशन इसकी देखते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। पहले तो आप इसको लोकेशन समझेंगे। जब भी टाइगर या एलिफेंट रिजर्व की बात आ जाए तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो पलामू टाइगर रिजर्व इसकी ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर, झारखंड में, ठीक है। रिवर इसमें देखिए नॉर्थ कोयाल, औरंगा और भर्रा। थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिख रहा है, उसके लिए सॉरी। और आई थिंक इसी का ऐसा हो गया है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, झारखंड में, इतना याद रखना है। उसके बाद कोयाल, औरंग और बुरगा, ये इसकी रिवर है। PVWRS1 व्हाट इज़, ये क्या है, ये भाई वीट है। ये क्या है, वीट, ठीक है। व्हाट इज़ वीट, पहले बस इतना याद रखना है भाई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए PVWS1 व्हाट इज़, आप सोचेंगे यार ये टेक्नोलॉजी का कोई टर्म होगा, बहुत बड़ा दे दिया इसमें, S1 S2। नहीं भाई, ये क्या है, वीट का टर्म है। रिड्यूस करता है ये, मतलब टाइप 2 की जो डायबिटीज़ होती है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं, इनको रिड्यूस करने का काम करता है क्या, PVWRS1, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम। प्रोजेक्ट 75I, आई का मतलब है इंडिया। अच्छा ये किसके लिए है, आपको पहले तो इतना क्लियर करके चलना है कि प्रोजेक्ट 75 किसके लिए, ये सबमरीन के लिए है। किसके लिए, सबमरीन के लिए। अच्छा ओल्ड प्रोजेक्ट इसका नाम था 75, 75 था ओनली। अब न्यू वाले में प्रोजेक्ट 75I हो गया है। अच्छा ये बूस्ट करेगा क्या, इंडिजीनियस डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को बूस्ट करने का काम करेगा ये कौन, प्रोजेक्ट 75I। एक्चुअली में इसको आई फॉर इंडिया, फॉर सबमरीन। अब आपसे यहाँ लिखा होगा 75, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट 75। ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपका सबमरीन, एयरक्राफ्ट, या फिर मान लीजिए आपका राफेल, या कुछ और जेट इंजन, कुछ भी दे दिया जाएगा, बट आपको उसी में कंफ्यूज किया जाएगा। तो आपको याद रखना है ये सबमरीन से रिलेटिव है। आगे चलते हैं हम। फिर हमें मिलता है एंटामोबिया मॉस्कोवास्की। एक्चुअली में ये भी डिजीज़ है। ये व्हाट इज़, ये देखिए डायरिया केजिंग पैथोजन, और फाउंड ये एनॉक्सिस सेडिमेंट्स, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ ये मिलती है, टू ब्रैकिस कोस्टल पूल, क्या, एंटोमोबिया मॉस्की डिजीज। अच्छा उसके बाद चलते हैं हम फिर हम्पी। हम्पी देखिए ये आपको पता ही होगा, विजयनगर एम्पायर की एक्चुअली में कैपिटल रही थी। तो हम्पी आपका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये विजयनगर एम्पायर की क्या रही है, कैपिटल रह चुकी है। कब, 14th से 16th सेंचुरी कॉमन एरा पे, ठीक। लोकेशन इसकी देखेंगे, यहाँ पर कौन सी रिवर, तुंगभद्रा बेसिन है, ठीक है। और कहाँ पे, कर्नाटका में। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बेल्लारी। तो हम्पी का पहले तो आपको इतना याद रखना है कि एक्चुअली में ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटिव है। दूसरा आपको याद रखना है कर्नाटका। मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, सोचते हैं कि नहीं कर्नाटका नहीं तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु नहीं तो केरला होगा। नहीं भाई क्या है, कर्नाटका। अच्छा अब ये इंस्क्राइब क्या है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको अंकित किया गया है, ठीक। आगे चलते हैं फिर हम। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वेरी वेरी रिकमेंडेड टॉपिक एंड वेरी वेरी रिकमेंडेड बॉडी ऑफ द यूपीएससी एंड अदर एग्जाम, आईपीसीसी की बात करते हैं। तो ये एक्चुअली में इसका क्वेश्चन हर बार आई थिंक जो भी वनडे एग्जाम होते हैं वो होते हैं, तो उनमें पूछता जरूर है। बॉडी देखेंगे आप, बॉडी कौन सी है, यूएन की बॉडी है। ये हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा में, क्लियर है यहाँ तक। जेनेसिस 1988 में, 1988 में। YWMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इनके दो चीज़ों ने इसको, देखिए अब कई बार ना यूपीएससी क्वेश्चन बनते हैं तो फर्स्ट लेयर में ये पूछ लेता कि भाई इसको किस सेक्शन ने बनाया यार। कुछ बॉडी तो आपको याद करनी पड़ेंगी। आप ये सोचेंगे नहीं बॉडी वाले अक्सर गलत होते हैं, ये माइंडसेट बना देते हैं यूट्यूब पे क्या भाई बॉडी वाले अक्सर गलत होते हैं। नहीं, कुछ तो बॉडी आपको याद करनी है, WMO और UNEP, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एट ऑल लेवल। ये इसका मेन एम है कि ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता था, बट साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता। तो आईपीसीसी जो है वो साइंटिफिक रिसर्च का काम ना करके साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन का काम करता है। मतलब वो खोजबीन नहीं करेगा बट आपको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। मेंबर कितने हैं इसमें, 195। अब आपको सबसे ज़्यादा अगर इसमें कुछ याद रखना है तो ये याद रखना है, साइंटिफिक रिसर्च का काम नहीं करता। क्योंकि अगर आप नोट वाली चीज़ें एलिमिनेट करना सीख गए, एलिमिनेट टेक्निक तो आई थिंक बिल्कुल क्लोज है इस बार यूपीएससी में, तो मैं तो उसको बोलूँगा नहीं, बट हाँ ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा उसके बाद इंडिया मेंबर है, मैंने बताया अब तक जितनी बॉडियाँ पड़ी हैं सब में इंडिया मेंबर है। रिपोर्ट की बात करते हैं, कौन सी रिपोर्ट ये प्रिपेयर करता है, जैसे आपकी असेसमेंट रिपोर्ट, स्पेसीज रिपोर्ट, मैथोलॉजी रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है कौन, आईपीसीसी। आईपीसीसी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 2007 में। अच्छा अब आ जाती है हमारी CH4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस। और ये एक्चुअली में इसमें आपको ये पता करना है कि ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इसको देख के चलना है। तो सबसे पहले ये मिलेगी हमें वेटलैंड में, उसके बाद कहाँ मिलेगी, फॉसिल फील्ड्स में, उसके बाद कहाँ मिलेगी, लाइव स्टॉक में। समझ रहे हैं ना, वेटलैंड का मतलब है आपका आर्द्र भूमि, फॉसिल फील्ड्स आप समझ रहे होंगे, लाइव स्टॉक पशु है ना, लैंड फिल जो हम लैंड फिल एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ पे। उसके बाद कहाँ मिलेगी आपका राइस में, ठीक है। फिर आपको मिलेगी बर्निंग प्लांट, लिखा हुआ है ये क्या है, बर्निंग प्लांट। और लास्ट में आपके वाइल्ड एनिमल। तो सबसे ज़्यादा अगर मीथन कहीं मिलती है तो वो आपको मिलेगी कहाँ पे,
बैटललैंड में, और सबसे कम मिलेगी आपको वाइट एनिमल में। तो दो तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम। अब खैर पूजा एक्चुअली में ये फेस्टिवल है, कहाँ का है ये? त्रिपुरा का, बट ये बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद मुकुर्ती नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा पिछले सप्ताह। और इसमें देखिए नीलगिरी इन तमिलनाडु स्टेट, और ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, इतना याद देखना है। मुकुर्ती नेशनल पार्क ये आपका देखिए मुदुमलाई नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है मुकुर्ती नेशनल पार्क, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है और नीलगिरी हिल में, ठीक है। नेशनल पार्क वेरी रिकमेंडेड टॉपिक ऑफ द यूपीएससी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो हेयर आपको ये लोकेशन बेस्ड चीज़ें याद रखनी है फॉर द एसएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो मुकुट अब आपसे यही पूछ लिया, अब आप क्या करेंगे ना, एकदम न्यूमोनिक सबकी ट्रिक बनाना बैठ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि एग्जाम टाइम तक आपकी करंट के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और आप ये कहेंगे सर थैंक यू बोलना चाहेंगे आप एक बार, है ना। तो मुकुर्ती नेशनल पार्क आपका जो है वो आपको लोकेशन पता चल गई, ठीक है, ज़रूर याद रखना, तमिलनाडु में। अब देखते हैं, एक है ब्रोसिलिसिस, ये एक्चुअली में डिजीज है। व्हाट टाइप है ये मैंने आपसे पहले ही कहा, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि एक्चुअली में बीमारी आपकी वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगस है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये जेनेटिक डिजीज भी है। अब जेनेटिक का मतलब है भाई किसी भी अगर एनिमल को है तो वो ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है, उसे हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं। तो ब्रुसिलस इसको कैसे होती है? ब्रुसिलस स्पीसीज इट मेनली इन्फेक्ट कैटल, स्वाइन गॉट, शीप एंड डॉग एंड एनिमल टू ह्यूमन। ये अब देखो बस इतना इसमें अगर समझना तो इतना याद कर लो, ब्रुसिलस एक्चुअली में आपकी जेनेटिक डिजीज़ है और बैक्टीरियल डिजीज़ है। किसके द्वारा होती है? कैटल, स्वाइन और आपका गॉड्स एंड शिप, इनके द्वारा, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम एक टर्म देखते हैं, डी डॉलराइजेशन। अगर डॉलर का यूज़ करने लगो तो डॉलराइजेशन, डॉलर का यूज़ करना बंद कर दो तो डी डॉलराइजेशन, वेरी सिंपल। तो बांग्लादेश एंड इंडिया कंट्री रिड्यूसिंग देयर रिलायंस ऑन यूएस डॉलर, उन्होंने रिड्यूस किया है किसको? डॉलराइजेशन को। स्ट्रेंथन रीजनल करेंसी फॉर ट्रेड, अब वो क्या चाह रहे हैं कि भाई हमारी रीजनल जो करेंसी है, चाहे वो बांग्लादेश की है या इंडिया की है, हम उसी में ट्रेड करें, न कि डॉलर में। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी डी डॉलराइजेशन। उसके बाद आ जाती है फिर हमारी सामर्थ्य स्कीम। सामर्थ्य स्कीम क्या है? व्हाट इज ए सामर्थ्य स्कीम? सामर्थ्य स्कीम की बात करते हैं तो ये आपकी टेक्सटाइल से रिलेटेड है, पहले तो इतना समझना है। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सॉरी थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वो पिक्चर लेने में थोड़ा सा हो गया है। उसके बाद आते हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में कुछ लोगों ने कहा कि अरे एलियन आ गए, है ना, इंडिया में एलियन आ गए। वो एक्चुअली में क्या था ना, उत्तराखंड की बात थी। तो वहाँ पे एक बादल से दिखाया गया था, तो उसको बोला गया सेल्फ क्लाउड, और उसका दूसरा नाम है अर्कस क्लाउड, ठीक है। ये न्यूज़ में रहा, करंट वाला टॉपिक है। अब ये क्या करता है? ये पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम है, मतलब भयंकर तूफान सिस्टम है, और फनल क्लाउड की तरह है, रोटेशन वही घूम रहा था ना। कहाँ की बात है? ये उत्तराखंड की। अच्छा, अब ये फॉर्म कैसे होता है मैं बताऊँ, ये बनता कैसे है सेल्फ क्लाउड? इसमें क्या होता है ना कि जो वार्म आपकी डाउन ड्राफ्ट्स होती हैं, आप कह सकते हैं कि वार्म जो एयर होती हैं आपकी, वो तो ऊपर चली जाती हैं, और कोल्ड वाली एयर आपकी नीचे चली जाती हैं, तो उससे ही सेल्फ क्लाउड बनता है। तो ये लिखा है कोल्ड डाउन ड्राफ्ट फॉर्म कम्युनिवस क्लाउड्स रिप्लेस द ग्राउंड। वार्म जो डाउन ड्राफ्ट होती हैं वो हमारी कहाँ चली जाती हैं? ऊपर। कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हैं कि गर्म हवाएं ऊपर चली गई और ठंडी हवाएं नीचे आने से हमारा क्या बन जाता है? सेल्फ क्लाउड बन जाता है, या अर्कस क्लाउड बन जाता है। क्लियर हुआ ना? बहुत शांति से बोल दूँ एक बार और, सेल्फ क्लाउड का मतलब है जिसमें आपकी गर्म हवाएं नीचे और ठंडी हवाएं ऊपर, सेल्फ क्लाउड। आगे फिर हमें मिलती है डिजीज एक और। देखिए साइंस का टॉपिक और बायोलॉजी का टॉपिक मुझसे नहीं छूटेगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं पीआईबी हो ये समझ लो पर डे मेरे को 10, 15, 20, 25 मिनट मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड आप कह सकते हैं डे में, दिन में मैं उसको देखता जरूर हूँ कि कोई सी चीज़ ऐसी तो नहीं है जो इंपॉर्टेंट आ रही हो। देखिए फिर मिल रहा है वो गुइलेन-बैरे सिंड्रोम, ये डिजीज है। अब अच्छा इसमें होता क्या है? अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम अटैक दी नर्वस सिस्टम। भाई हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करना शुरू कर देता है किस पे? नर्वस सिस्टम पे। उसी को हम बोलते हैं गुइलेन-बैरे सिंड्रोम। ये सिंड्रोम समझ रहे हैं ना? अच्छा उसके बाद देखिए ये क्यूरेबल नहीं है, अभी ये क्यूरेबल नहीं है, इसकी कोई दवा हमारे पास नहीं है कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर नर्वस सिस्टम पे अटैक करना शुरू कर दे तो उसके लिए हम कोई चीज़ क्यूरेबल बना लें, तो वो चीज़ अभी हमारे पास नहीं है, और इसी को बोला गया गुइलेन-बैरे सिंड्रोम। ठीक, आगे चलते हैं फिर हम। अब मिलती है हमें फिर एक बॉडी। देखिए ये हमारा 13 तारीख का आई थिंक चल रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा नाटो। तो नाटो की बात करेंगे तो टर्की ने अपोज किया था किसका? स्वीडन का,
ठीक है, कि भाई तुर्की अपोजिंग स्वीडन, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अच्छा, अब क्या है, स्टेबलाइज कब हुआ था? 1949 में, 1949 में, बाय दी वाशिंगटन ट्रीटी। किसके द्वारा हुआ था ये? वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा। ठीक, इसका एम क्या है? इसका एम है स्टेबलाइज करना। देखिए, सबसे पहले आप नाटो देखिएगा, कब हुआ? वाशिंगटन ट्रीटी, ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन निकलेगा। दूसरा आप देखना है कि ये एक्चुअली में मिलिट्री अलायंस है, और किसके अगेंस्ट में? यूएसएसआर, है ना, कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में। तो यूरोपियन यूनियन में यूएसएसआर के अगेंस्ट अगर मिलिट्री अलायंस कोई बना है तो उसे हम नाटो कहते हैं। आप कोई पूछे ना नाटो है क्या, भाई इतना समझ लो, एक्चुअली में काउंटर द यूएसएसआर इन यूरोपियन यूनियन, इट्स ए मिलिट्री अलायंस। अच्छा, वर्क क्या करता है ये? कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल का काम करता है, सबको इकट्ठे करके बचाव का काम करता है। अच्छा, इसको अथॉरिटी कहाँ से मिली हुई है? वो मिली हुई है यूएन के 51 चार्टर के द्वारा। यूएन के 51 चार्टर के द्वारा इसको अथॉरिटी मिली हुई है। ठीक, अच्छा, आगे जाते हैं मेंबर। इसमें कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर हैं। फिनलैंड इसका लास्ट मेंबर है। और अब देखिए, अब तक आपके पास एक ही चीज़ निकल के आई कि इंडिया मेंबर नहीं है, तो वो इंडिया मेंबर नहीं है किसका? नाटो का। बस, बाद बाकी जितनी बॉडियाँ पड़ी हैं हमने उनको याद रखना है। अब आप क्या करेंगे, जहीं भी शॉर्ट फॉर्मेट बना रहे हैं ना, बस इतना लिख लेंगे, नाटो और इक्वल टू इंडिया नॉट, बस। अब क्या होगा, जब क्वेश्चन इस टाइप के आपके दिमाग में आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार इसको मैं कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं फिर हम 14 जुलाई पे आ गए भाई। अब देखिए, तो आपको, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, और डेफिनेटली आप इसको चाहे तो पीडीएफ, मैंने बताया नंबर मेरा है, इसी पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। काफ़ी मेहनत लग रही है इसको बनाने में, और बहुत ज़्यादा फिल्टर कंटेंट लेके आ रहा हूँ मैं, तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके, अगर कोई कलीग भी हैं जो वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम है उनका, बट करंट अफेयर उसमें आ रही है, तो डेफिनेटली एक बार आप उन्हें अप्रिशिएट करें इस चैनल के लिए कि भाई देख लो एक बार, बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो भी चीज़ें बहुत फिल्टर हैं और समझ में आ रही है एक्चुअली में क्या न्यूज़ में रहा है, क्या न्यूज़ में नहीं रहा है। सीधी सी भाषा में ये कहना चाहूँगा आपसे कि क्या पिछले हफ्ते क्या न्यूज़ में था, क्या नहीं था, उतना तो हमें कम से कम पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बार में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, भाई नहीं चलता ऐसे काम। फॉस्फोट एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जिसका परमाणु क्रमांक 15 है। ठीक है, अच्छा, न्यूज़ क्या है इसकी? फॉस्फेट रॉक फ्रॉम नॉर्वे, ये आपको नॉर्वे में मिली है फॉस्फेट रॉक। हेल्प क्या करती है? अब अच्छा, ये अगर चलो ठीक है, मान लिया कि फॉस्फेट रॉक हमें नॉर्वे में मिल भी गई, तो ये हमारा हेल्प क्या करेगी? ये हमारी हेल्प करेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में। किस में हेल्प करेगी ये? इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी कि जो ई रिक्शा होते हैं उसमें ये हमारी हेल्प करेगी। रिजर्व, जैसे ये मोरक्को में आपकी 70% वर्ल्ड का फॉस्फेट है प्रेजेंट, और यूज़ ये किस में होती है? जैसे फर्टिलाइज़र में, लिथियम आयन बैटरी में, फूड एंड कॉस्मेटिक में, यहाँ पे भी इसका यूज़ हो सकता है। किसका हो सकता नहीं है, आई मीन होता है फॉस्फेट का, फर्टिलाइज़र, लिथियम आयन बैटरी, फूड एंड कॉस्मेटिक, और रिजर्व इसका मोरक्को है 70% ऑफ वर्ल्ड फॉस्फेट, और हेल्प ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है ऑडिट ऑनलाइन। व्हाट इज ये न्यूज़ करंट में कह सकते हैं आप, क्या रहा? इसको इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री, कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। तो पहले आप ऑडिट ऑनलाइन को मतलब ये समझेंगे कि ये किसी डिस्ट्रिक्ट से ना होकर पंचायत से रिलेटिव है, क्लियर है, किसी भी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटिव नहीं है। आगे, व्हाट इज ऑडिट ऑनलाइन? इज अ ओपन सोर्स एप्लीकेशन, क्लियर है यहाँ तक। डेवलप एज अ पार्ट ऑफ पंचायत इंटरप्राइज सूट अंडर द ई पंचायत मिनिस्टर मोड MMP। तो आपको इतना समझना है कि ऑडिट ऑनलाइन एक्चुअली में पंचायत राज से रिलेटिव है, एंड इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने इसको स्टार्ट किया। आगे मिलते हैं, फिर हमें मिलता है सेल्सोला एपोजिटोफॉल या डेस्पोंटोनिया, ये स्पीसीज है। व्हाट इज ये स्पीसीज? कैसी है ये? परनेलियर श्रब। अब स्पीसीज का मतलब श्रब, श्रब का मतलब झाड़ियाँ। झाड़ियाँ कैसे मैं बताऊँ आपको? झाड़ियाँ मान लीजिए आप इस तरीके की, ठीक है, ये पेड़ हो गया, सॉरी, अब यहाँ पे ये थोड़ी सी लकड़ी सी है बट बुढ़ी है वहाँ पे। और परनेलियर का मतलब है कि जैसे ही मानसून आया तैसे ही वो उगाई, और मानसून चला गया तो वो चली गई नीचे। ठीक है, बट वो है वहीं प्रेजेंट। जैसे ही मानसून, आपने देखा होगा जब कभी को आप रोड पे जाते हैं तो रोड पे या निकलते होंगे आप, तो आप देखते होंगे कि पहले रोड पे इतनी झाड़ियाँ नहीं थी, इतने सिर्फ नहीं थे, वो कब आ गए? मानसून थी तो आ गए वो सिर्फ, है ना, इसलिए सांप वगैरह चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती हैं। तो वाट इज स्पीसीज, ये कैसी है? ये परनेलियन सिर्फ है। ठीक, और वेयर इट इज ग्रो, ये कहाँ ग्रो होती है? जैसे सलाइन, अराइड, सेमी अराइड, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो सेल्सोला अपोजिटोफोलिया डेस्पोंटोनिया ये एक्चुअली में श्रब है, और वो भी पेरनिलियन श्रब है, और ये कहाँ ग्रो हो रहा है? सेलाइन, एराइड और सेमीराइड, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ठीक है, बट टाइप है ना, ये प्रोस्ट्रेट बोले तो बूढ़ी प्लांट, मैंने अभी बताया था आपको, इसमें लकड़ी होगी, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सोलोमन आइसलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चला है आपका।
ठीक है, आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, इसको देख लेते हैं। ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में, कहाँ पे, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, पहले तो आपको इसकी लोकेशन याद करनी है। तो सोलोमन आइलैंड आप कह सकते हैं पैसिफिक ओशियन में, वो भी कहाँ पर, साउथ वेस्ट में। अप्रोक्सीमेटली इसमें 2000 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये लगभग 2000 किलोमीटर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया से दूर है क्या, सोलोमन आइलैंड, और ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में प्रेजेंट है। आगे क्लियर। स्कीम की बात करते हैं तो इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम यानी कि DGNSS, इसको सागर संपर्क बोला गया। क्या बोला गया भाई, इसको सागर संपर्क, ठीक। लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री। अब देखिए सागर से संपर्क करना है तो कोई मिनिस्ट्री होगी, ठीक है। मिनिस्ट्री में देखिए पोर्ट होगा, शिपिंग होगी, वाटरवेज होगा, तो पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज यानी कि MSPOW, इसने इसको लॉन्च किया, किसको, सागर संपर्क को। तो पहले तो आपको मिनिस्ट्री याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है भाई। अब तो अगर 2024 का पेपर देना है ना UPSC का, तो भाई मिनिस्ट्री तो याद करनी पड़ेगी दोस्तों, मिनिस्ट्री याद करनी पड़ेगी। और UPSC को जो प्रिडिक्ट करते थे ना जो कोचिंग वाले कि भाई ये आएगा, वो आएगा, फलाना आएगा, ढिकान, इंडिया की टोटल ऑल द कोचिंग सेंटर आर फेल इन दिस एग्जाम, रियली में कहा जाए तो, ठीक है। व्हाट इज की बात करते हैं, ये आप देखते हैं टेरिस्ट्रियल बेस्ड विच करेक्ट एरर इन ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, मतलब ये टेरिस्ट्रियल पर होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगी, जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है GNSS को, इसमें जो भी एरर होगा उसको करेक्ट करने का काम करेगा क्या, सागर संपर्क, और ये टेरिस्ट्रियल पे रह के काम करेगा, मतलब आप स्थल पे कह सकते हैं, स्थल पे रह के काम करेगा ये। और कौन सी मिनिस्ट्री है, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, क्लियर है। सागर संपर्क नाम बहुत लंबा है पर सागर संपर्क से आप इसको याद रखेंगे। आगे वर्ल्ड, फिर एक बॉडी आ गई हमारी, अब 14 में आ गए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हैं ना आप, मैंने क्या किया है ना कि आपका एक पेज खत्म होता है, जो इंपोर्टेंट न्यूज़ रही है उस दिन वो मैंने PIV इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू से उठा के यहाँ पे चिपका दी आपकी। उसके बाद जो बॉडी मुझे लग रही है कि ये बॉडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, और उनमें से बॉडियाँ तो खैर डेफिनेटली एक दो आई जाती है, पर उनमें से भी जो हमारी सिलेबस से रिलेटिव है उसी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो WM में देखते हैं, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी वो है, ठीक है। जेनेसिस कहाँ से हुआ था, फ्रॉम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO से इसका जेनेसिस हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव है ये स्टेबलाइज करता है क्या, ऑफ एन इंटीग्रेटेड अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेशन नेटवर्क टू प्रोवाइड वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड डाटा। समझ रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है, मौसम से रिलेटिव है तो मौसम वाली चीज़ें जैसे वेदर है, क्लाइमेट है, वाटर है, इनसे रिलेटेड डाटा को ये प्रोवाइड कराएगा। मेंबर कितने हैं इसमें, 193 मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। इसकी इट इज़ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UN, ये भी UN की एजेंसी है, ठीक। ओके, अब आ जाते हैं 15 जुलाई को। बहुत ही फिल्टर कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, इसलिए आप इसको पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। आगे देखते हैं, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ये एक्सरसाइज है। ये व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ये पहली बात तो आपको इतना समझना है, मैंने पहले ही कहा था, मैं अपने ना जब भी मैं इस टाइप के टॉपिक लिखता हूँ तो उसमें लिख देता हूँ कि क्या है ये। तो व्हाट टाइप एक्सरसाइज, ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है। इट इज़ ए एनुअल बिटवीन द इंडिया, USA, इटली, UK और सेशल्स, ठीक है। ये इंडिया का पार्ट है और कंडक्टेड बाई द कॉम्बाइंड मैरीटाइम फोर्स। तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स इसको कंडक्ट करता है, किसको, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस को। और एक्चुअली में ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे कंट्री हैं, उन कंट्री को आप एक बार देख लेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे एम्बर्ग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली में क्या है ना कि जो स्पर्म भेल होती है, ठीक है, स्पर्म भेल, उसकी ये वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग का मतलब उल्टी है। अब एम्बर्ग्रेस कोई बड़ा तीर नहीं है, कोई तोफ नहीं है, कोई वैसा वर्ड नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना कि ये एक भेल, स्पर्म भेल मछली की उल्टी है, जिसको हम फ्लोटिंग गोल्ड भी कहते हैं। ये करंट का टॉपिक है, ठीक है। व्हाट इज इट इज अ, करंट का भी कह सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं कि जो वेल वगैरह है ये आपके UPSC या अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसके अंदर आती है, तो वो हमें देखना है। इट इज़ अ वॉमिट ऑफ द स्पर्म वेल, ठीक, मैंने बता दिया यहाँ पे ये वॉमिटिंग है। पहले मैंने कहा नहीं, पहले मैं यही देख लेता हूँ भाई, कोई भी टॉपिक आया ना तो पहले ये देखो व्हाट इज, वाई इज, है ना, व्हाट इज। तो इट इज़ अ वॉमिट ऑफ स्पर्म वेल, यूज कहाँ पे, अब देखिए इसका यूज होता हुआ ना, तभी तो ये इसको फ्लोटिंग गोल्ड कर रहे हैं ना, है ना, जो अब तैरता हुआ सोना। तो जैसे परफ्यूम में, फ्लेवर फूड में, तम्बाकू में, इन चीज़ों में इसका यूज़ होता है, किसका, एम्बरग्रेस का। बैन कहाँ पर है ये, USA में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन इंडिया में भी, इंडिया में भी ये क्या है, बैन है। अच्छा, प्रोटेक्ट इसको किया गया है स्पर्म वेल अंडर शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल आपको याद रखनी है कौन सी, शेड्यूल सेकंड, और WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट 1972, इसके इसमें इसको क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। और बैन USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। आगे सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं, तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं हम सियाचिन ग्लेशियर की। तो सबसे देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, वही मैंने कहा नहीं कि अभी एक्चुअली में
शायद आई थिंक 2 या 3 दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें सियाचिन ग्लेशियर पे यही एक जो है रैना सर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई 1958 से हम लोग इसको अपना दावा कर रहे हैं कि भाई सियाचिन ग्लेशियर अपने अंडर में, पर पिछले 25 सालों से पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया है ना, तो इट्स नॉट फेयर। और एक्चुअली में वो पॉइंट दूसरा था जिस पे पाकिस्तान अपना हक जमाने की बात करता था, है ना, बट ये इस लोकेशन को उसने कभी बोला ही नहीं, पर 25 साल से वो बोला 1985 से आई थिंक ना। तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। इसकी लोकेशन है आपकी ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन हिमालय। पहले रेंज देख लीजिए, रेंज कौन सी है आपकी, काराकोरम। रैंक की बात करेंगे, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। नॉन पोलर का मतलब है ये सदर्न और नॉर्थ साइड में आइस नहीं होगी, ये एनीवेयर एल्स कहीं भी हो सकती है। आफ्टर ये किसके बाद है भाई, ये आपके फैटचिको ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान। तो फैटचिको ग्लेशियर जो कि ताजिकिस्तान में है, ठीक है, फैटचिको ग्लेशियर कहाँ पर आपकी ताजिकिस्तान में, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है, दूसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट वाला ताजिकिस्तान वाला, सेकंड वाला इंडिया का। वैली कौन सी है, नुब्रा वैली। नुब्रा वाला क्वेश्चन SSC में आ चुका, UPSC में आ चुका, और आई थिंक स्टेट PCS में भी इसका क्वेश्चन एक बन चुका। अब आ जाते हैं हम पोलर ग्लेशियर की बात करते हैं। अब देखिए पोलर नॉन पोलर ग्लेशियर का होते हैं, अभी मैंने बताया कि ये नॉन पोलर। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, सियाचिन ग्लेशियर आपका पोलर आइस है, गए आपका हमसे, ये क्या है भाई, नॉन पोलर। ठीक है, आपको वर्ड और समझना है, आप समझिए ग्लेशियर तो मैंने पढ़ा था, पोलर भी पढ़ा था, पर नहीं भाई ये नॉन पोलर है। दैट लोकेट आइदर दी नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसको हम पोलर का मतलब है जो नॉर्थ और साउथ पे दिखे, और नॉन पोलर का मतलब है दैट लोकेट एनीवेयर एल्स, जो कहीं भी दिखे। ठीक, आगे डिजीज, डचनीज मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, एक्चुअली में DMD, व्हाट्स टाइप डिजीज। फिर मैंने कहा जब भी डिजीज दिखे व्हाट टाइप्स, समझ रहे हैं ना, बैक्टीरिया, प्रोटीन, या ये आपके जैसे हमने क्लोथोप्रोटीन पढ़ी थी, तो ये आपकी जेनेटिक डिजीज़ है। व्हाट केजेस, इसके क्या होता है, मसल्स वीकनेस होती है, किस कारण से, ड्यू टू ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन डायस्ट्रोफिन, यानी कि डायस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है उसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन होने से, ऑल्ट्रेशन यू कैन से दैट परिवर्तन होने से मसल्स कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, उसी को हम डचेन्स मस्कुलर डायस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। फिर मिलता है हमें मॉडरेट रेजुलेशन इमेजिंग स्पेक्ट्रा डायमीटर, यानी मूडीज आपने पढ़ा होगा, आप सोचेंगे बैंकिंग से रिलेटेड, पर नहीं भाई, पहले आपको इतना समझना है, नहीं दोस्त, पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज इट्स इंस्ट्रूमेंट, क्या ये इंस्ट्रूमेंट है, व्हाट्स वर्क है, इसका क्या काम है, कलेक्ट डाटा, वाई साइंटिस्ट फॉर मॉनिटरिंग, क्या मॉनिटरिंग करने के लिए भाई, मॉडलिंग एंड असेसिंग एंड ह्यूमन एक्शन ऑन द अर्थ। तो भाई सीधी सी बात है, जब ये इंस्ट्रूमेंट है तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें मीजर करेगा, जैसे ह्यूमन का अर्थ पर क्या एक्शन है, मॉडलिंग क्या है, ठीक है, मॉनिटरिंग मॉडलिंग करना और असेसिंग करने का काम ये किसका होगा, मॉडरेट रेजुलेशन इमेजिंग स्पेक्ट्रा डायमीटर। क्लियर, ओके, ठीक है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमारी एक बॉडी आ गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी बहुत ज़्यादा चला था कि एक्चुअली में क्या था ना कि कुछ इंडियन पर्सन्स थे, उनको कैरिबियन सी के थ्रू US में छोड़ दिया गया, और आई थिंक ये आर्टिकल में भी था, उस आर्टिकल में ये था कि भाई उनके जो वाइफ थी उन्होंने शिकायत की कि इस तरीके से मेरे हस्बैंड को ये लोग ले गए और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, है ना। तो इसी चक्कर में ये वाली बॉडी इंपॉर्टेंट रही न्यूज़ में, तो मैंने इसको उठाने की कोशिश की और समझाने की। आप देखते हैं हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, एस्टेब्लाइज कब हुई थी, 1951 में। भाई इसका काम क्या है, ये ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ द माइग्रेशन एंड सर्च प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ माइग्रेशन। इसका काम ये है कि ह्यूमन मैनेजमेंट, जो माइग्रेशन वाला मैनेजमेंट है उसको कैसे, मतलब ह्यूमन माइग्रेशन वाली चीज़ को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, और इसने सर्च करने का काम किया प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है माइग्रेशन का, माइग्रेशन को प्रैक्टिकल किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ये काम IOM करता है। अब देखते हैं, मेंबर 175 इंडिया इसका मेंबर है। क्लियर, बॉडी वैसे आप पढ़ने बैठेंगे ना भाई, तो आपको कम से कम 150-200 बॉडियाँ मिलेंगी। 150-200 बॉडी हम ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे बॉडियाँ, बट हम रेगुलर बेसिस पे जो बॉडी हमारी न्यूज़ में चल रही है उसको हम देख के जरूर चलेंगे। अब आ जाते हैं हम मैपिंग पे, ठीक है। अब हम मैपिंग करते हैं, मैपिंग में जो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है उसको देखते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, 15 तक थी ये, 10 से 15 तक, ठीक। तो अब देखते हैं आसियान को मैंने याद कराया था आपको, कैसे देखना भाई, मैं तो एक घर लूँगा, उसमें आसान, या मतलब कहते हैं ना आसियान है मेरा, ये आसियान है, तो मैं आसियान तरीके से रहूँगा। क्यों भाई, मैंने MBBS कर लिया, अब मुझे चाहिए क्लिप बोले तो आप कह सकते हो छोटी मोटी क्लिप जिसपे मैं हंस सकूँ, है ना, और वो चलाऊँगा मैं किस में, TV में। मैं MBBS करके क्लिप चलाऊँगा TV में, ऐसे कह सकते हैं, और आराम से उसे देखूँगा, आसियान से देखूँगा। तो आप
देखिए न्यूमोनिक मैंने याद करा दिया आपको, ठीक है। तो यानी कि अब एम का मतलब मलेशिया, बी का मतलब बर्मा और बी का मतलब ब्रोनई। यहाँ बर्मा एक्चुअली में मैंने उसकी कैपिटल ले ली है, ये आपका म्यांमार है, ठीक है, याद कराने के लिए। एस फॉर सिंगापुर हो गया, सी फॉर कंबोडिया, एल फॉर लाओस, आई फॉर इंडोनेशिया, पी फॉर फिलीपींस, टी फॉर थाईलैंड और बी फॉर वियतनाम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्या याद करना है? आसियान से रहूँगा मैं, आराम से रहूँगा, MBBS करके अपनी क्लिप चलाऊँगा TB पे। क्लियर है? अब हम इसकी मैपिंग कर लेते हैं भाई। देखो कौन कौन सी है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्नोई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। क्लियर? बस हो गया। ये हमारा न्यूज़ में रहा इसलिए मैंने इसको देख लिया। फिर आ जाओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैंने 2-3 बार अपनी वीडियो में करा दिया, फिर भी मैं आज करा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कराया था मैंने कि भाई ये गदर मूवी है ना, ठीक है, गदर मूवी में इंडिया का तारा सिंह अपने सनी देओल साहब और पाकिस्तान की सकीना। अब सकीना को वो प्यार से क्या बोलते थे, वो बोलते थे सक्को, ठीक है। ये टॉपिक मैंने कई बार आपको करा दिया। अब ये आपका इतना रिधिम में आ गया होगा कि आपको, मुझे नहीं लगता कि SEO का क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे छोड़ के आएंगे। तो लोकेशन बेस, तो तारा सिंह एक्चुअली में सकीना से कहते हैं सक्को, चलो भागो, ये पाकिस्तानी हमारे पीछे पड़ गए, किस में बैठ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ, ठीक है। तो सक्को किस में बैठ जाओ, ट्रक में। तो सक्को का मतलब आप सेंस लगा लेंगे, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, T फॉर ताजिकिस्तान, R फॉर रसिया, U फॉर उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर किर्गिस्तान और K फॉर कजाकिस्तान। और अभी इसमें एक नौमा शामिल हुआ है, वो कौन सा है, ईरान। अब आ जाओ लोकेशन देख लेते हैं भैया। लोकेशन देखेंगे तो देखिए किसकी, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बता दिया गदर मूवी वाली बात। आप देख लेंगे तारा सिंह और सकीना वाली, सबको ट्रक में बैठ, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारा सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा नाटो। नाटो में इंडिया मेंबर नहीं है, यूक्रेन भी मेंबर नहीं है, यूक्रेन की अभी एंट्री और उसकी बात चलती रहती है कुछ। तो नाटो मेंबर को आप देख लेंगे, ये पर्टिकुलर इस लोकेशन पे हुआ है, साउथ अफ्रीका के ऊपर। इधर 2 आपको मिल जाएंगे, कनाडा। एक बार मैं कंट्री के नाम लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैपिंग को वैसे आप याद करेंगे तो याद नहीं होगा, बट हाँ इसको आप लोकेशन बेस से देख सकते हैं। कनाडा हो गया, USA हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेंजिरपी, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, स्लोवाकिया, ग्रीस, टर्की, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, फ्रेंच, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, UK, नीदरलैंड, डेनमार्क। क्लियर? नाटो के ये मेंबर हैं, इनको आप देख लेंगे लोकेशन हमारी। आगे चलते हैं फिर हम। अब हमें मिल जाता है इजिप्ट। इजिप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो इसकी देख लेते हैं बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन सी है। देखिए लीबिया, सूडान, इधर पड़ जाएगा आपका रेड सी सदर्न साइड में, ठीक है। उसके बाद फिर मिल जाएगा आपको इजराइल, फिर आपको जॉर्डन, फिर आपको सऊदी अरेबिया। क्लियर? उसके बाद ऊपर का मिल जाएगा आपको मेडिटेरेनियन सी, ठीक। तो आप इजिप्ट की लोकेशन को देख रहे हैं एक बार, लीबिया, सूडान, रेड सी नीचे पड़ जाएगा, मेडिटेरेनियन सी ऊपर पड़ जाएगा, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, उसके बाद सीरिया, ठीक। तो उसको आप देख लेंगे, ईरान इधर साइड में है। अब यहाँ पे देखेंगे आप इराक है ना कि ईरान, ठीक। आगे चलते हैं फिर हम। अब G20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये G20 तो ये समझ लो कि मैंने इसको 2-3 बार वीडियो में इसको भी कराने की कोशिश की है, और ये आपको मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आपकी ट्रिक डालने की कोशिश की है, उसको देख लेते हैं हम क्या ट्रिक है। हालांकि मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैं इसे कराऊंगा क्योंकि आपको याद करना है। G7, पहले G7 आप याद करेंगे। G7 का मतलब हुआ जैसे जूस गर्लफ्रेंड के संग, तो जूस का मतलब जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। जूस हो गया, ठीक है। अब जूस किसके संग पीना है भैया आपको, जूस पीना है हमें रशियन के संग। तो जूस 7 तो ये है ना, 8 आपकी रशियन हो गई। तो जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड और रसिया, जर्मनी, फ्रांस। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जूस गर्लफ्रेंड ये G7 हुआ, जूस गर्लफ्रेंड G7 और जूस रशियन गर्लफ्रेंड के साथ G8। अच्छा, अब हमें याद करनी है G20 भाई, तो G20 कंट्री कैसे याद करेंगे, G8 हमें याद हो गया। अब हमें इसमें याद कर लेंगे, अब मैंने जूस अगर रशियन गर्लफ्रेंड के साथ पी लिया तो अब मैं SSC और IIT सा दिखने लगा, यानी मैंने SSC भी निकाल ली और IIT भी निकाल ली क्योंकि मैंने रशियन गर्लफ्रेंड के साथ जूस पी लिया। आई थिंक ये एक मजाक है, इसको कोई वो ना समझे, थोड़ा और बार मैंने बोला है याद कराने के लिए। अब देखते हैं, अब आपको मतलब अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील, M फॉर मैक्सिको, E फॉर यूरोपियन यूनियन, S फॉर साउथ अफ्रीका, S फॉर साउथ कोरिया और C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, I फॉर इंडोनेशिया, T फॉर टर्की, S फॉर सऊदी अरेबिया और A फॉर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है यहाँ तक?
तो इस G20 को मैंने आपको आई थिंक 2-3 बार अपनी जो लास्ट वीडियो उनमें शेयर किया है, यहाँ भी मैंने शेयर करने की कोशिश की है। अब हम ये कंट्री देख लेते हैं, मैप पे देख लेते हैं G20 कंट्री कौन से हैं। तो देखिए आपको मिल गया कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ओके, एंड लास्ट ऑस्ट्रेलिया। सो यू कैन ईजीली रिमेंबर, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे क्योंकि मैंने इसमें आपकी न्यूमोनिक शेयर की है। G7 जूस गर्लफ्रेंड और G8 जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड, G8 प्लस अब मैं SSC IIT सा। लास्ट में आ जाओ, अब हमें मिल जाता है यूक्रेन। तो अब देखिए यूक्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, तो इसलिए इसको भी हम देख लेंगे। यूक्रेन की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन सी है, तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। अभी गाना आया था, आपने सुना होगा दीपिका पादुकोण वाला, और जो बेशरम रंग, तो उसमें हम याद करेंगे बेशरम और प्यार। अब देखिए मैं हालांकि ऐसे वर्ड याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है, कोई माइंड ना करें। और अब बेशरम प्यार, ठीक है, इससे हम अब देखिए क्या कर सकते हैं आप। यूक्रेन का जो प्यार है ना वो कैसा है, बेशरम है। किसके लिए, किसी के लिए भी कह सकते हैं, चाहे रसिया के लिए है ना, या किसी और कंट्री के लिए, बट आपको याद करना है। तो याद कैसे करेंगे हम, B4 हमारे पास क्या हुआ, B4 आप निकाल लेंगे यहाँ से। B4 हमारे पास हुआ बुल्गारिया, फर्स्ट लोकेशन, ठीक है, यूक्रेन की। S4 हमारा हुआ स्लोवेकिया, ठीक। H4 हमारे पास हुआ हंगरी, ठीक। R4 हमारे पास हुआ, यहाँ से ले लेते हैं हम, ये आपका हो गया रोमानिया, ठीक है। M4 आपके पास हुआ माल्डोवा, ठीक। और P4 आपके पास हुआ पोलैंड, और R4 आपके पास हुआ रशिया। क्लियर, तो आप इसको याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से। सो गाइस इस सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ओनली 50 मिनट में हमने 1 वीक की करंट अफेयर इतने अच्छे तरीके से तैयार कर ली, और बहुत फिल्टर कंटेंट, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि ये PIB, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर इन और अदर जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव्स, उन चीज़ों से मैंने ये चीज़ें उठाई हैं, और बहुत ज़्यादा फिल्टर कंटेंट है। आप इसको देखेंगे, इसमें मैंने मैपिंग भी करा दी, और जो चीज़ न्यूज़ में रही वो भी हमने कर ली। सो आप इस वीडियो को, जो भी आपके कलीग हैं, अगर आप इसको देख भी रहे हैं ना वीडियो को, और डेफिनेटली आप बेशक कॉमन हैं और आपके कोई जानने में भी अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इसको इस वीडियो से ज़रूर लिंक करें, बोले कि भाई इस ऐसे देखो वीडियो है ना, आपकी करंट अफेयर वीकली इस तरीके से तैयार करनी है आपको। सो और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, काफ़ी मेहनत लगती है। और ये समझ लीजिए पिछले 1 हफ्ते में मैंने इस वीडियो में वो जान डालने की कोशिश की है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है बचना नहीं चाहिए। और एग्ज़ाम में अगर करंट वाली बात आ जाए तो ऑफिसर एकेडमी से आई थिंक आपको पढ़ने के बाद लगे कि भाई अब ऑफिसर वाली फीलिंग आ रही है, डेफिनेटली हम इसको कर देंगे। सो सेशन ये रोकते हैं। थैंक यू सो मच।